हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक फैंटेसी प्लेयर हो तो। बिकॉज ये वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चाहे आप खुद का टीम बना रहे हो, आप किसी का टीम कॉपी कर रहे हो, चाहे आप स्मॉल इन्वेस्ट कर रहे हो, लार्ज इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बिकॉज फैंटेसी क्रिकेट का एक बहुत ही डार्क बात ये है कि यहाँ पर जो 99% प्लेयर्स है ना, वो लॉस में ही होता है, बट लोग बोलते नहीं। बट अगर आप मेरे बात मानो तो 99% प्लेयर लॉस में ही होता है। एंड अगर आपको रिमेनिंग 1% में रहना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करोगे तो आप ऑब्वियसली 1% में ही रह जाओगे, उसके लिए आपका स्किल जरूरी है। बट एटलीस्ट बस इसमें से अगर कोई भी एक पॉइंट भी छोड़ दिए ना, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आप वो टॉप 1% में नहीं रहोगे अनलेस आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी ना हो जाओ। ओके, तो सबसे पहले जो आता है चीज आपको फैंटेसी का करियर में ध्यान रखना जरूरी है, वो होता है कि बैंकरोल मैनेजमेंट। तो आपको ये बात बहुत लोगों ने बोला है कि ये गेम रिस्क इन्वॉल्व है, तो जिम्मेदारी के साथ एंड अपने जोखिम पर खेलिए। बट कितना रिस्क आपको लेना चाहिए एंड आपका टोटल जो फंड है वो है कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो सपोज आज आप 10,000 रुपए लेकर फैंटेसी का जर्नी शुरू कर रहे हो, ठीक है। एंड मैंने ये एज्यूम कर लिया कि आपने प्रॉफिट कर रहे हो, आपने लॉस नहीं कर रहे। बिकॉज लॉस होगा तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो सपोज आपने 10,000 से उसको 20,000 रुपए किया, ठीक है। तो आपने जो एक्स्ट्रा 10,000 अर्निंग किया, ओके, एंड उसमें से आपको जो 30% टैक्स जाएगा वो आप छोड़ दीजिए। बाकी जो 7,000 रुपीज है उसको आप 40%, 40%, 20% इसमें आप डिवाइड कर लो। उसमें आपसे आप जो पहला 40% है वो आप टोटली सेविंग्स में डाल दो कि ये अमाउंट आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप सब कुछ हार गए तो फैंटेसी खेलना छोड़ दोगे फिर भी अच्छा है, बट ये अमाउंट आपका जो लाइफ टाइम का अर्निंग है उसमें जाएगा। बिकॉज ये जरूरी है, ठीक है। एंड इसमें आप कोई पीपीएफ कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, जिससे आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तभी आपका पैसे का वैल्यू समझ में आएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 40%। तो ये जो नेक्स्ट 40% होगा वो आप बस खेलने के लिए ही जमाए रखो। तो आपने 10,000 से शुरू किया था, आपने उसको 20,000 लेकर गया, उसमें से 3,000 टैक्स कटा, चार उसमें से भी 40% आपने सेविंग्स में हटा दिया। एंड बाकी जो 40% है यानी 7,000 का 40% यानी 2,800 रुपीज, वो आपका जो प्लेइंग बैलेंस है आप उसमें ऐड करते जाओ। यानी आपका जो नया प्लेइंग बैलेंस होगा वो होगा 12,800। आप उसका अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे एंड वो कितना परसेंटेज करना है वो अपकमिंग पॉइंट में कवर होगा। बट ये मानकर चलिए कि वो आपका नया अपडेटेड प्लेइंग बैंक रोल है। एंड जो रिमेनिंग 20% बच रहा है यानी 1,400 रुपीज, वो आप चाहे तो आप खुद का पर्सनल किसी चीज में खर्च कर सकते हो, कोई भी चीज खरीद सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, या आप चाहो तो आप पहले जो दो कैटेगरी है आप उसमें भी डाल सकते हो, बट वो आपके चॉइस है। ओके, नेक्स्ट आता है कि कितना इन्वेस्ट करना है। तो आइडियली आपका जो बैंक रोल है आपको उसका बस 1% इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी आप 10,000 रुपए से शुरू कर रहे हो तो आपको बस 100 रुपए पर मैच में लगाना चाहिए। सपोज मैंने जो पहले एग्जाम्पल बताया कि आपने कुछ देर दिन तक प्रॉफिट किया कि आपका अभी जो प्लेइंग बैलेंस है वो 12,800 हो गया, तो आपको मैक्सिमम 128 रुपीज लगाना चाहिए। बट अगर आप 120 इस हिसाब से शुरू करेंगे, अगर आपका बहुत ही पैसे का कमी नहीं है, तो शुरू का जो इनिशियल स्टेजेस है वो ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो इनिशियल जब आप छोटे लीग खेल रहे हो, लाइक एक मैच में बस 100 से 500 या 1,000 के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको मैक्सिमम 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये 5% आप कब करेंगे जब आप मैच में फुल कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आपका रिस्क डिसीजंस कम है। एंड ये कोई वुमेन टाइप का मैच नहीं है, बिकॉज वुमेन मैच में लक फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मेनली टेस्ट मैचेस में आपका स्किल फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज अगर आपका कोई लक खराब भी हो गया, आपको एक सेकेंड इनिंग्स मिलता है आपको मेकअप करने में। तो जो मैचेस में आपका हाई कॉन्फिडेंस है उसमें 5% इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उसमें भी एक ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक ओपोनेंट के साथ पूरा 5% मत लगा देना। आप एक काम करना कि बहुत सारे छोटे छोटे ओपोनेंट के खिलाफ इन्वेस्ट करना। लाइक आगे आपके पास 10,000 रुपए है तो आप मैक्सिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप 100 रुपीज 5 ओपोनेंट में इन्वेस्ट करना। इसके लिए आपको क्या होता है, आपका जो वेरिएंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड
आपका जो लक फैक्टर है वो गुड लक बैड लक जो है वो थोड़ा नलीफाई हो जाता है, बिकॉज ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि आप 5.5 मैच हार गए एंड 5.5 में जीत गए। ठीक है, आप और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप ये 5% तो शुरू तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बहुत ही बड़ा बैलेंस को खेल रहे हो, साहब आप सपोज आपने 10,000 से इसको 1 लाख बना दिया, तो उसका 5% से होता है 5,000 रुपीज। ठीक है, तो आप देन 5,000 नहीं करोगे, आप मे बी 2 से 3% करोगे। आपने अगर 10 लाख रुपीज बना दिया, देन आप फिर से 1% में ही बैकअप कर जाओगे। ये 5% इसलिए है कि अगर आपने पूरा हार भी गया तो आपका लाइफस्टाइल में बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अगर आपके पास करोड़ों रुपए है ना, देना लगाओ, देना 5%, 10 लाख का भी 5% लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है, देन 5% मत लगाओ, 1% में स्टिक अप रहो अगर बड़ा बैलेंस है तो। नंबर 3, ठीक है, मैंने जो बताया कि इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस के हिसाब से प्लेइंग। तो अगर आपने किसी मैच को खेलने वाले हो जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, एंड अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का टीम कॉपी नहीं कर रहे, आप ऐसे करते हो कि खुद का ही नॉलेज से टीम बना रहे हो, या आपने ज्यादा रिसर्च करने का भी टीम नहीं बना पाया, देन सिंपली बात है कि मत खेलो भाई। ठीक है, मत खेलो। अगर आप इसको ऐसे एडिक्शन खेल रहे हो तो आप इसको लॉस में ही रहोगे। अगर आप इसको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी खेल रहे हो, जब आपको लगे कि हाँ अभी सही मौका इन्वेस्ट करने का, तब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप खेल सकते हो, देन भी खेलो। और एक बात है, मैंने जो बताया कि मैच के टाइप में भी डिपेंड करता है कि लाइक ये टेस्ट मैचेस है, वनडे मैचेस है, ये T20 मैचेस है, बिकॉज जितना लॉन्गर फॉर्मेट है उतना स्किल लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एंड और भी एक बात है कि अगर वो जो वुमेन मैचेस होता है उसमें थोड़ा लक फैक्टर ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 8-9 प्लेयर तो सबका सेम ही रह जाता है, तो उसमें भी आप कम इन्वेस्ट करो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वुमेन मैचेस में मैक्सिमम 5,000 की इन्वेस्ट करता हूँ, मैक्सिमम। मैं कभी भी लाइफ में उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया वुमेन मैचेस में, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ओके, देन जो चौथी पॉइंट है, आप अगर सही डिसीजन ले रहे हो तो आपको रिजल्ट की तरफ नहीं देखना है। अगर आपको पता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा से बेटर कैप्टनसी ऑप्शन होने वाला है, एंड अगर आपने विराट कोहली को कैप्टन बनाया, आपका ओपोनेंट रोहित शर्मा को कैप्टन बना के जीत गया, तो आपको पता है कि दुख होगा, लेकिन एक्चुअली खुश होना चाहिए, बिकॉज आपने सही डिसीजन लिए हो। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि विराट कोहली हर मैच में रोहित शर्मा से ज्यादा बनाएगा, लेकिन अगर आपने उस ओपोनेंट के साथ 100 मैच खेल रहे हो एंड आप 100 बार ही विराट कोहली को कैप्टन बना रहे हो, वो 100 बार ही रोहित शर्मा को कैप्टन बनना है, तो ये मैं तो बता सकता हूँ कि आप 100 में से एटलीस्ट 55 to 60 टाइम्स जीत ही जाओगे। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आपको स्मॉल सैंपल साइज के बारे में नहीं सोचना है। आप सही डिसीजन लेते जाओ, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे कि टेस्ट मैच में जब कोई बॉलर बॉलिंग करते हैं तो उसके भी यही बोल जाता है कि भाई आप फोर्थ स्टैम्प पे गुड लेंथ पे बॉल डालते रहो, आपको विकेट आ जाएगा। आपको देखना नहीं है कि विकेट नहीं आ रहा, कि कुछ डिफरेंस करते हैं। उसमें क्या होता है, बॉलर और भी मार खा जाता है, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है, टीम को विकेट नहीं मिलता, टीम को नुकसान हो जाता है। तो आपको भी ऐसे डिसिप्लिन वे से सही डिसीजन ले जाना है। आपको देखना ही नहीं है कि आप हारे या जीते हैं। अगर आपने सही डिसीजन लेकर हारा जीत, तो फिर भी आपको ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपने गलत डिसीजन लेकर जीत भी किया तो फिर भी आपको बुरा लगना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप लॉन्ग टर्म में लॉस में ही जाने वाले हो। ओके, देन आता है हेड टू हेड में। मैं खुद हेड टू हेड खेलता हूँ, एंड मुझे लगता है कि किसी बिगिनर को हेड टू हेड से ही शुरू करना चाहिए, अनलेस आपको लगे कि कोई स्पेसिफिक लीग में आपका टैलेंट ज्यादा है। ठीक है, तो हेड टू हेड में आपको क्या करना है, आपको स्टैटिस्टिकली सबसे बेस्ट टीम बनाना है। जिस प्लेयर का चलने का चांसेस ज्यादा है आप उसी प्लेयर को लो, जो प्लेयर का रिस्की है वो आप मत लो। आपको हेड टू हेड में क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि कब ओपोनेंट मिस्टेक करेगा, ओपोनेंट कोई रिस्की प्लेयर को लेगा, ओपोनेंट किसी इनकंसिस्टेंट प्लेयर को लेगा, सो दैट वो आपके साथ खेले, तो आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा आप जीत सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई प्लेयर ऐसा होता है कि एक मैच में सपोज 5 विकेट ले लिया, नेक्स्ट 2-3 मैच पूरा फ्लॉप हो जाता है। आपको इस टाइप को प्लेयर को हेड टू हेड में इग्नोर करना है, बिकॉज आप एक किसी ओपोनेंट को 100-200 पॉइंट से हराकर आप कुछ अचीव नहीं करने वाले। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन इन्फ्लुएंसर है अनुराग द्विवेदी, आप उसका टीम से कभी हेड टू हेड मत खेलो। मैं किसी का बट जेलस नहीं हूँ, मुझे पता है कि उस बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, तो लेकिन मैं जो को सच बता रहा हूँ वो आप मत करो। उनके टीम से खेलना भी है तो आप हायर मेंबर लीग खेलो, हेड टू हेड तो मत ही खेलो। अगर वो मेरे साथ खेलेगा ना, मैं 100 बार खेलेगा ना, मैं उसको 100 में से 60 बार तो हरा ही दूंगा।
मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ओके, देन आते हैं टेक नोट्स ऑन योर अपोनेंट। तो आप जब हेड टू हेड खेल रहे हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो अपोनेंट के साथ खेल रहे हो वो क्या बहुत ही खराब टीम बनाते हैं या बहुत ही आप जैसे ऑलमोस्ट इक्वलिटी बनाते हैं। तो बेसिकली फैंटेसी क्रिकेट एक गेम ऑफ लक है जब दो अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, बट ये तब भी गेम ऑफ स्किल बन जाता है जब एक अच्छी प्लेयर एंड एक खराब प्लेयर खेल रहा है। उसमें आप अगर उसके साथ खेलेंगे खराब प्लेयर के साथ तभी आप 100 में से 60 बार जीत पाओगे। अगर आप एक अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे तो दोनों ही 50-50 जीतेगा एंड बीच में से एक जाएगा, दोनों ही लॉस में रहोगे। तो आपको नोट लेना है कि कौन सा प्लेयर अच्छे टीम बनाते हैं, कौन सा प्लेयर खराब टीम बनाते हैं। अगर एंड आपको पता है कि बहुत सारे लीग में आप देख साइट्स में, मोस्ट ऑफ द साइट्स में आप देख सकते हो कि कौन सा प्लेयर ऑलरेडी ज्वाइंट है। तो ऑलरेडी ज्वाइंट लीग्स में आप ज्वाइन कीजिए, देखिए कि कौन सा प्लेयर ज्वाइन है। कोई नया प्लेयर है तो उसके बारे में तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। उसके साथ 2-3 मैच देखिए, खेलिए, ठीक है। बट एक में कोशिश करिए कि एक मैच में 2 कॉन्टेस्ट ना खेलने का एक ओपोनेंट के साथ, बिकॉज उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप 2-3 मैच उसका नोट लीजिए, देन आप डिसाइड कर लीजिएंगे कि ये अच्छे ओपोनेंट है, ये खराब ओपोनेंट है। अगर आप किसी अच्छे ओपोनेंट के साथ हार गया, बस ईगो के कारण उसको बीट करने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आप कुछ अचीव करने नहीं वाले हो, उसके साथ आपको बस लक का ही गेम होने वाला है। अगर कोई अच्छे प्लेयर है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, इसमें दोनों का ही फायदा होगा। ओके, नंबर 7 पॉइंट, ठीक है, अवेयर ऑफ द रिस्क स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि फैंटेसी साइट्स जो होता है वो एक कमीशन करता है। तो आपको देखना है कि कौन सा साइट का कमीशन कितना है एंड कौन सा लीग का भी कमीशन कितना है, ठीक है। तो अगर आप ड्रीम 11 में देखेंगे ना, वहां पर 5750 का लीग में अगर हेड टू हेड खेलेंगे तो आपको 10,000 मिलता है, यानी 15% रेक जाता है। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, एक बहुत ही अच्छे प्लेयर का विनिंग रेट 50% नहीं होता है। अगर वो ड्रास्टिकली लकी नहीं हो जाए तो उससे ज्यादा वो विन अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें लक इन्वॉल्व है। आपको खराब प्लेयर भी बहुत बार जीतेगा, ठीक है। तो आप तो किसी भी हालत में 15% का रेट बीट नहीं कर सकते। तो सिंपली बात है, आप ड्रीम 11 में मत खेलिए। अगर आप फॉर एंटरटेनमेंट 1-2 ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो 50-60 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो खेलिए, वरना आप नहीं खेलिए। आपको कौन सा साइड में खेल रहा है जहां पर रेक आपका 3 से 4% हो, बिकॉज वो बीटेबल है। एंड तब भी एंड उसके साथ भी आपको डिपॉजिट कोड का भी अच्छा खासा यूज करना चाहिए, जो मैं बाकी नेक्स्ट पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। बट अभी के हिसाब से मेरा नॉलेज में 3 साइट्स है। एक है लीग 11 जहाँ पे 3 से 4% रेक होता है, एक है विजन 11, वहां पर भी कुछ कुछ कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा जहां पर 3 से 4% रेक होता है, एंड एक है माई मास्टर 11। तो अगर आप ये तीनों साइट्स में खेलना चाहते हो तो आप खेलो, वरना सीधी सी बात है आप मत खेलो। मैं ड्रीम 11 का टीम देता हूँ जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी देता हूँ, बट अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप ड्रीम 11 में आज से 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करो। एंड आप हर कॉन्टेस्ट ज्वाइन होने के पहले वो कितना परसेंट रेक काटता है वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे साइट्स है जहां पर कुछ कॉन्टेस्ट में तो 3-4% रेक जाता है, लेकिन कुछ कॉन्टेस्ट में 10-12% भी रेक जाता है। अगर आप लीग 11 में भी देखोगे तो जो बहुत ही हाई कॉन्टेस्ट है उसमें 8-9% रेक चार्ज करते हैं, बट जो छोटा कॉन्टेस्ट है उसमें बस 3-4% ही रेक जाते हैं। तो आप उसमें से ही आपको खेलना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में आप रेक में ही पैसे दे दोगे, आप लॉस करोगे। ओके, आप आते हैं कि अगर आप हेड टू हेड खेलकर बोर हो गए, आपको थोड़ा हायर लीग खेलने का मन कर रहा है, देन आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपका हेड टू हेड का टीम के साथ। तो बेसिकली अगर आप 10 मेंबर का लीग खेल रहे हो तो वहां पर बस एक ही विनर है, तो वहां पर जो सेकेंड मेंबर है 10 मेंबर है उसमें कोई फायदा नहीं है। इधर आपको पहले में रहना है और पूरा लॉस में जाना है। तो आप वहां पर आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लो। जैसे कि 3 मेंबर है तो आप बहुत ही मिनिमम रिस्क लो, यानी मेन हेड टू हेड टीम से बस एक ही प्लेयर चेंज करो, या बस कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करो। 4 मेंबर 5 मेंबर है तो मेनली 2 प्लेयर को आप चेंज करो। 10 मेंबर है तो मे भी 3-4 प्लेयर को चेंज करो। एंड आपको तो पता है कि ग्रैंड लीग में आपको पूरा ही लक पर चलता है एंड आपको एक मैच को एडिट करना होता है। ओके, आप आते हैं ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग अगर आपको फैंटेसी को एज ए स्टेबल इनकम सोर्स देखना है, गैम्बलिंग नहीं देखना है, तो ग्रैंड लीग बस एंटरटेनमेंट पर्पस में खेलो, ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट मत करो। आपको एक मैं सिंपली बात बताता हूँ, अगर आप एक ग्रैंड लीग खेल रहे हो जहां पर 10 लाख लोग खेल रहे हैं,
ठीक है। मैं मान रहा हूं कि आज आपका उम्र सपोज 20-25 साल है, आप मैक्सिमम 50 साल तक और फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले हो। अब सालों में तो 365 डेज होता है, तो अगर आप 365 इंटू 50 करेंगे आपको कितना होता है, आपको अराउंड 18-19,000 डेज होता है। ठीक है। अगर आप वहां पर भी पर मैच 10 टीम भी लगा रहे हो ना, तो आपका टोटल नंबर ऑफ टीम होता है 1,80,000। तो अगर आप पूरा लाइव ही ट्राई करो तो हो सकता है कि आप कभी भी ग्रैंड लीग मत जीतो। तो ग्रैंड लीग तो एंड आखिर और भी जो 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट है उसमें तो 10 लाख से भी ज्यादा एंट्री फी होता है। एंड ऑब्वियसली आप तो हर मैच में हर दिन में 10-10 टीम के साथ नहीं जाने वाले। तो आप ये मान के चलिए कि आप लाइफ में कभी भी ग्रैंड लीग जीतोगे नहीं। मे बी मीडियम ग्रैंड लीग आप थोड़ा थोड़ा जीत सकते हो, मीडियम टाइप का लीग, बट रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। ग्रैंड लीग पर आपका परमानेंट इनकम सोर्स ऐसे मत देखिए, वो एज ए गैम्बलिंग ही आप खेलिए। ओके, नाउ आते हैं आपको डिपॉजिट कोड कैसे यूज करना है। तो मैंने जो बताया कि एक साइड में 3 से 4% रेट चार्ज होता है, लेकिन अगर आप फैंटेसी में नहीं हो तो आपको अगर 3 से 4% भी रेट चार्ज हुए ना, आप फिर भी लॉस में जाने वाले हो। तो बहुत सारे ऐप साइट्स में डिपॉजिट कोर्स लॉन्च होता है, लाइक अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो आपको 5% का बोनस मिलेगा। तो आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि वो बोनस जो होता है ना, वो आपका एक्चुअली इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे कि VISA11 का जो बोनस होता है ना, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। बट यहाँ पर माई मास्टर 11 में वहाँ पर रियल कैश ऐसे देते हैं, बोनस तो आप छोड़ ही दो, बोनस यूजलेस है। बट अगर 5% रियल कैश देना है तो आप वो डिपॉजिट कोड का यूज करो। आप बस डिपॉजिट बैलेंस ही पहले शुरू में खेलो, ठीक है। आप विनिंग कर लो, विनिंग को विड्रॉ कर लो, फिर से जब कोड लॉन्च होगा तब डिपॉजिट को तब खेलो। उस टाइम का जो बीच के मैचेस है आप छोड़ दो, ये बहुत ही कम खेलो। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आप ऑलमोस्ट 0 डेक में खेल पाओगे। यानी लीग 11 में जो बोनस यूज होता है उसमें मैं देखा हूँ कि अगर 4% रेक काट रहा है तो बोनस में 2-3% यूज हो जाता है, उनका बोनस आपको सच में यूज होगा। तो आप उस टाइप का बोनस कोड का यूज करो जहां पर आपका इफेक्टिव 1% रेक हो जाता है या नेगेटिव रेक हो जाता है। नेगेटिव रेक मतलब अगर आप 5% का आपको रियल कैश मिल रहा है एंड आप 3% का रेक में खेल रहे हो, तो एक्चुअली आप 50% भी जीत जाओगे ना, आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। तो बोनस कोड की यूज करो ऐसे शुरू में। आप जब बोनस नहीं है या एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कम कर दो, बस एज ए प्रैक्टिस खेलो। जब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएंगे तब आप 3-4% का भी डेक को भी बीट कर सकते हो, तब आप खेलो। अदरवाइज शुरू में इन्वेस्टमेंट कम कर दो। तो ये रहा मेरा कुछ टिप्स जो आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पूरा फैंटेसी करियर में हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो वो भी इससे बेनिफिट आपको उसको मिल सके, वो भी लॉस में ना जाए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलिए, कंसिस्टेंटली खेलिए। अगर आप मेरा टीम को फॉलो कर रहे हो तो मेरा टीम को ही कंसिस्टेंटली फॉलो करें। अगर आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर या खुद का टीम को बना रहे हो तो उस पर ही बस टिक करते रहिए। कभी इसका टीम कभी उसका टीम ऐसे मत कीजिए, या एक बंदे का अपने टीम कॉपी किया उसमें आप 2-3 खुद का डिसीजन लगा दिया, ऐसे मत कीजिएगा। बिकॉज जो टीम बना रहे हैं वो कुछ सोचकर ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसका हिसाब से चलना चाहिए। तो ये सब बात ही आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। होप आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा विनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।